दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। अच्छा कौन है? जो कम बुरा है। बुरा कौन है? जो ज्यादा बुरा है। इसका मतलब जो अच्छा ही है वो फिक्स्ड है, और अगर अपन को बुरा बनना है, जो कि यूजुअली नहीं होता, बट अगर बनना है तो अपन को बुराई बढ़ाना पड़ेगा, और अगर अपन को अच्छा बनना है तो बुराई को घटाना पड़ेगा। ठीक। तो ठीक उसी तरीके से मान लो ये जो पेन है ये न्यूट्रल चार्ज है। अब न्यूट्रल चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि कोई चार्जेस है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे चार्जेस है, बट जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए न्यूट्रल है। अच्छा, तो एज्यूम कर लो इसमें +5 चार्ज है और -5 चार्ज है, जिसके वजह से +5 -5 0 है। हालांकि उससे कई ज्यादा चार्जेस है, बट एज्यूम करो कि +5 और -5 इस पेन के अंदर। ठीक, अगर इस पेन को अपन को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? अपन क्या करेंगे कि दो नेगेटिव चार्ज को हटा देंगे, तो क्या होगा? +5 -3 +2। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर अपन इसको नेगेटिव चार्ज, हाँ नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? +5 है, दो नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो, -7 हो गया, तो नेट -2। ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स्ड है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब अगर पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव घटाना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव करना है तो नेगेटिव को बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। पॉजिटिव अपनी जगह फिक्स्ड है। अच्छा, ये होता क्यों है? देखो भाई, सबसे जो एलिमेंटल पार्टिकल होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ नेगेटिव, प्रोटॉन इन केस ऑफ पॉजिटिव। ठीक है। तो उससे छोटा अपन कोई चार्ज ढूंढ नहीं सकते। तो जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में बाइंड होता है। ठीक है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली लार्ज होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके वजह से अपन अपन मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेड करना रिलेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट अगर अपन कंपेयर करेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। ठीक। तो इसलिए प्रोटॉन अपनी जगह फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। और एक बात, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो रिलेटिवली लेस होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाले ऑर्बिटल्स के। तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसको या फिर आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका अपन ये भी बोल सकते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बस यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन शेड होता है, या फिर शेयर होता है, प्रोटॉन्स नहीं होता। ठीक। तो जो एज मैंने मतलब बोला था अभी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सबसे ज्यादा एलिमेंटल चार्जेस है। तो उनका चार्जेस होता कितना है अगर उनको क्वांटिफाई किया जाए? तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। तो ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है आपका वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिफरेंस रहता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, इतना तो हो गया क्लियर। अब देखो, एक चीज आपको पता ही है, सबको पता होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वो भी मेंशन कर देते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव बात तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है। अब देखो, ये ठीक उसी मतलब उसी तरीके से बिहेव करता है जो चार्जेस होते हैं। मैग्नेट देखा है आपने, है ना? मैग्नेट के साथ खेले होंगे, सबने खेल रखा है। तो जो मैग्नेट्स होते हैं वो अगर लाइक पोल्स हुए तो अट्रैक्ट होंगे, अनलाइक हुए तो रिपेल होंगे। ठीक है। तो अब देखो, दो चार्जेस को एक मैग्नेट की तरह सोचो कि अगर दो मैग्नेट्स को अपन पास में रख दिए तो क्या होगा? फट से चिपक लेगा। थोड़ा दूर कर दिए, अभी भी चिपकेगा, बट रिलेटिवली थोड़ा उसको ज्यादा स्ट्रगल लगेगा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्सन को, कि आके चिपक ली। ठीक है। और रिलेटिवली मतलब जितना दूर अपन ने रखा था थोड़ा और दूर ले ली। अब वो देखेंगे कि आप देखोगे कि मैग्नेट हिल रहा है, बट कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो कुछ तरीके का मूवमेंट कॉज करे। ठीक है। अब इसको थोड़ा और दूर ले लेंगे, अभी भी एक्सपीरियंस हो रहा है, बट रिलेटिवली जो फोर्स है वो कम हो गया। थोड़ा और दूर ले जाएंगे,
और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जिसमें कि वो जो मैग्नेट्स है ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं होता कि कभी भी एब्सोल्यूट बोल देंगे कि नहीं यहाँ के बाद तो एक्सप्रेस करेगा ही नहीं, जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं। बट इतना ज्यादा फेड आउट हो जाता है कि वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। तो जिस दायरे के अंदर रह के वो ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे या फिर मैग्नेट जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक उसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं वो भी अट्रैक्टिव रिपेल होते हैं, तो उसका भी अपन दूर लेते लेते जाएंगे और जिस दायरे के अंदर या फिर जिस दायरे के बाहर वो जाने के बाद एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, वो दायरे को अपन या फिर वो जो रीजन है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लो कोई एक चार्ज है Q1, कुछ भी चार्ज ले सकते हो, और ये लेट से इस रीजन के अंदर अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हो तभी वो फोर्स अप्लाई कर पाएगा, और इस रीजन के अगर बाहर चला गया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा या फिर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा उस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं या फिर रीजन को अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैंने बताया कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल, तो ठीक है अट्रैक्ट हो रहे रिपेल हो रहे जो भी हो रहा है, बट कोई एक फोर्स लग रहा है ना, वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो कोई एक फोर्स लग रहा है, उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं। ठीक, अब उसको डिटेल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कूलम था, लाइक पीछे और भी नाम है बट मुझे कूलम ही याद है, बस बाकी पूरा नाम याद नहीं, आपको जानना है तो देख लो नेट से, बुक से देख लो। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, लेट से दो चार्जेस है Q1 Q2 और ये r डिस्टेंस पे है दोनों आपस में, तो जो फोर्स है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव हो सकता है रिपल्सिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर के ऊपर। बट जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, आई मीन फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस। ठीक है, अच्छा तो जो Fe हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब अगर अपन को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Fe इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो k है इसको अपन ये भी बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ठीक, अच्छा इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा स्पेस क्लियर कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो k Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर Fe हो गया, तो k को अपन ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो पहले देख लो, वो होता है आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो चार्जेस को अपन वैक्यूम में रख रहे हैं तो जो कांस्टेंट होता है कूलम्स कांस्टेंट वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, और एयर भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि एयर का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, एयर भी कंसिडर कर लेते हैं इसलिए। तो इसका जो वैल्यू है के का वैल्यू इन वैक्यूम वो होता है आपका 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अच्छा मैं बार बार वैक्यूम बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या ऐसा होता है कि अगर अपन मीडियम चेंज कर लेते हैं कि मान लो दो चार्जेस है वही आर डिस्टेंस पे Q1 Q2 है, इसको अपन वैक्यूम से लेके या फिर एयर से लेके कोई एक और मीडियम में डाल देते हैं, लेट्स से वाटर, जो रिलेटिवली डेंस है तो वाटर डाल लेते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि Fe का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा? हाँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है वो अपन एंड में डिस्कस करेंगे बिल्कुल, मतलब इस चैप्टर रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो एक एंड में लेक्चर पकड़ूंगा, उसको आराम से स्टोरी की तरह समझा दूंगा आपको, और कंफर्टेबली याद हो जाएगा। ठीक, अभी देखो, अभी इसको एक फैक्चुअल की तरह मान लो कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसमें जो चेंज है
ये जो फोर्स अगर किसी मीडियम के अंदर डाल देते हो तो फोर्स चेंज होता है, इसमें चेंज होता क्या है? क्योंकि Q1 Q2 तो वही चार्जेस है, चार्जेस तो चेंज नहीं होते। डिस्टेंस जो है वो अपन डेलिबरेटली उतना ही रखें कि डिस्टेंस में कोई चेंज ना आ जाए। इसका मतलब जो चेंज होता है वो होता है के, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है। तो के को अपन ने लिखा 1/4πε0। अब देखो 1/4π तो वैसे ही कांस्टेंट है, कहीं भी डाल दो 1/4π का वैल्यू फिर चेंज होता है। अब जो चेंज होता है वो हो गया आपका एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन को अपन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे खाली एप्सिलॉन, इसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अदर देन फ्री स्पेस और अदर देन वैक्यूम। अच्छा, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी एप्सिलॉन जो होता है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। ठीक, तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिकली ये एक रेशियो होता है, मतलब एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये एक रेशियो होता है। अगर आप किसी डेंसर मीडियम में डाल देते हो तो एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ जाता है। कैसा पता चला? इतना तो एक्सपेरिमेंटली क्लियर हो गया कि जो फोर्स है वो घट जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाता है। और अगर फोर्स घट रहा है इसका मतलब के का वैल्यू घट रहा है। ठीक, तो अगर के का वैल्यू घट रहा है इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू घट रहा है। अब 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो घटेगा नहीं। तो जो घट रहा है वो 1/एप्सिलॉन का वैल्यू है। अगर 1/एप्सिलॉन घट रहा है तो एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ रहा है। और एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ रहा है तो मतलब कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ रहा है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देख लो। तो बस यही होता है आपका परमिट, आई मीन रिलेटिव परमिटिविटी। और ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। अच्छा, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, स्पेस क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने बताया लेट से ये क्यू चार्ज है और ये जिस दायरे के अंदर रह के अपना फोर्स लगा सकता है उसका अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मान लो आ, किसी एक पॉइंट पी पे अपन को मेजर करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक, अब किसी दायरे का तो कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब होता है वैल्यू, मतलब कोई क्वांटिफाई अपन ने नहीं किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को क्वांटिफाई करना है या फिर कोई एक वैल्यू असाइन करना है तो क्या करना होता है कि लेट से अपन को पी पॉइंट पे अपन को निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपन क्या करेंगे, पी पॉइंट पे एक +1 कूलम प्लेस कर देंगे। पी पॉइंट पे +1 कूलम को प्लेस कर देते हैं और लेट से ये जो पी पॉइंट है वो डिस्टेंस आर पे है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना हुआ, ये क्यू, Q2 यहाँ पे क्या है 1 कूलम +1 कूलम अपॉन R²। ठीक है, तो ये हो गया KQ/R²। तो यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जब आपका जो टेस्ट चार्ज है, मतलब जिस चार्ज को लेकर अपन टेस्ट कर रहे हैं, वो अगर +1 हो गया तो वही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको अपन बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑफ कोर्स आगे जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलूंगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। तो आपको इतना समझदार होना पड़ेगा कि आप समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात हो रहा है। अगर वैल्यू ऐसा हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो अपन ने अभी क्या देखा, पहले तो देखा कि पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है, अपन नेगेटिव चार्ज को ऊपर नीचे करते हैं जिसकी वजह से कोई पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद अपन ने देखा कि जिस दायरे के अंदर रह के कोई एक चार्ज कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है उस दायरे को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं और उसका वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी समझ गए।
अब जो के का वैल्यू है वो आपके मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। के क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। के का वैल्यू आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मीडियम डेंसर हो रहा है तो के का वैल्यू घट रहा है, सॉरी के का वैल्यू घट रहा है, और अगर के का वैल्यू घट रहा है तो एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ रहा है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या देखा कि अगर किसी पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू असाइन करें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि +1 कूलम को लेंगे और उस पॉइंट पे छोड़ देंगे। ठीक है। और जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उस चार्ज का उस पॉइंट के ऊपर या फिर उस +1 टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे होता है, पॉइंट चार्जेस की वजह से कितना होता है, वगैरह वगैरह, सो ऑन सो। ठीक। सो बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।